हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि फिजिक्स पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर। लास्ट वीडियोस में हमने फिजिक्स किस प्रकार का विषय है, फिजिक्स में हम क्या अध्ययन करते हैं, इन चीज़ों का डिस्कशन किया था। उसी क्रम में हम फर्स्ट चैप्टर का ये लास्ट वीडियो तैयार कर रहे हैं। ये भी भौतिकी के गुण पर आधारित है कि फिजिक्स का फंडामेंटल नेचर क्या है, फिजिक्स का आधार क्या है और फिजिक्स वास्तव में है क्या, जो नियम है उनकी विशेषता क्या है, इस विषय में हम थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हम बात कर रहे हैं बलों के एकीकरण की। देखिए, बलों का एकीकरण। एकीकरण शब्द का जो अर्थ है, यानी कि आपस में एक संबंध, विभिन्न बलों का, दो बलों का आपस में एक संबंध, उसे हम एकीकरण कहते हैं, इंटीग्रेशन, राइट। तो फिजिक्स में अगर हम समझें, जैसे जैसे नए इन्वेंशंस हो रहे हैं नियमों के, जितना हम अनवेल कर रहे हैं, जितना हम पर्दा हटा रहे हैं ज्ञान से, उतनी ही हमें जानकारी प्राप्त हो रही है कि विभिन्न बल एक तरह से जुड़े हुए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो आपके सिलेबस में भी आप अध्ययन करेंगे वो है विद्युत और चुंबकीय बलों का आपस में संबंधित होना। विद्युत बल और चुंबकीय बल आपस में किस तरह से संबंधित है? विद्युत क्षेत्र से आप चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त कर सकते हैं और चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि इनमें आपस में कहीं ना कहीं रिलेशन है। जैसे गतिशील आवेश, अगर कोई आवेश गतिशील है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव आपने पढ़ा है। अगर कोई आवेश गति कर रहा है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। यानी यहां हमें क्या चाहिए? एक बैटरी का सोर्स चाहिए, प्लस और ये माइनस। यहां हमें एक बैटरी जोड़ी गई है इस तार के साथ, ए बी के साथ। तो यहां अगर हम देखें तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को हम कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, करेक्ट। अब अगर इसका दूसरा पक्ष समझा जाए, एक और एक्सपेरिमेंट जो फैराडे के जो नियम है, ये था ऑरेस्टेड का, ये प्रयोग था ऑरेस्टेड। विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है उसकी जानकारी हमें ऑरेस्टेड के नियमों से प्राप्त होती है, क्लास 12 के सिलेबस में भी मिली। और अब फैराडे ने प्रयोग किया। फैराडे का प्रयोग क्या था? ये गैल्वेनोमीटर है, धारामापी। अगर इसके पास में अगर आप किसी चुंबक को लाएं, अगर इसके पास, इस कुंडली के पास में, जिसमें कोई बाह्य स्रोत नहीं जुड़ा हुआ, इसमें ना तो बैटरी है ना कोई अन्य स्रोत है विद्युत धारा का, केवल धारामापी जुड़ा हुआ है, गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, ये कुंडली है और ये चुंबक है। चुंबक के चारों ओर क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। जब हम इस चुंबक को इसके पास में लाते हैं तेजी से, तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होता है, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होता है, डिफ्लेक्शन होता है। और ये डिफ्लेक्शन क्या प्रदर्शित करता है? विद्युत धारा की उपस्थिति, कि इस कुंडली के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यानी जब आप तेजी से इस चुंबक को इस कुंडली के पास लाते हैं तो धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होता है। और यह प्रयोग था फैराडे का, ये फैराडे के प्रयोग है। तो यहां क्या समझ में आ रहा है? यह है चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों, और इसके अंदर धारा प्रवाह, और यहां पर धारा प्रवाह से, यहां धारा प्रवाह
यहां चुंबकीय क्षेत्र से आपको धारा प्रवाह प्राप्त होगा। तो इन दो प्रयोगों से आप क्या समझ रहे हैं? एकीकरण, यानी विद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों संबंधित हैं, दोनों को एक दूसरे से डेरिव किया जा सकता है, व्युत्पन्न किया जा सकता है। यही जो गुण है वो एकीकरण कहलाता है। इसी दिशा में और भी आगे प्रयास किए जा रहे हैं। दुर्बल नाभिकीय बल और विद्युत चुंबकीय बलों के मध्य भी एक इंटीग्रेशन देखा गया है। इस पर अभी और डिटेल में रिसर्च हो रही है, लेकिन जो हम जानते हैं और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग फैराडे और ऑरेस्टर के प्रयोग, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आपस में संबंधित हैं। और इसके पश्चात जब ये प्रयोग हुए, मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय समीकरणों को स्थापित किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस, जिन्हें मैक्सवेल की इक्वेशंस कहते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स विद्युत चुंबकीय के सभी नियमों को कवर करता है। फैराडे के नियम, ऑरेस्टर के नियम, गाउस का नियम, इन सबको एकीकृत करते हुए एक गणित तैयार की मैक्सवेल ने, और मैक्सवेल की समीकरणें कहलाती हैं। 4 इक्वेशंस थी मैक्सवेल की, एम्पियर का नियम, इन सबको शामिल करते हुए उन्होंने 4 इक्वेशंस दी, और 4 इक्वेशंस एक आधार है सभी नियमों का। तो वो मैथमेटिकल फॉर्म है गणित की। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से फिजिक्स में हम आगे बढ़ते हैं। प्रयोग, प्रेक्षण, उसके पश्चात सिद्धांत तैयार होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, उसके सपोर्ट के लिए गणित भी तैयार होता है, सिद्धांत भी तैयार होता है। और कई बार यह भी देखा गया है, सिद्धांत पहले और प्रयोग बाद में। जैसे प्रतिकण, एंटी पार्टिकल की बात करें हम, तो वहां डिराक ने मैथ्स पहले दी, मैथमेटिकली ये बताया कि ऐसा कण संभव हो सकता है, प्रतिकण, जैसे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण पॉजिट्रॉन, ये संभव है। ये पहले इसके सपोर्ट में मैथ्स दी गई, गणित दी गई, और कण का आविष्कार हुआ काफी वर्षों के बाद। तो आप देख सकते हैं, तो सिद्धांत भी किस तरह, मैथमेटिक्स से भी आप चीजों को डेरिव कर सकते हैं, और प्रेक्षण से भी चीजों को डेरिव किया जा सकता है। तो विभिन्न विधियां हैं, लेकिन इसमें गणित का बहुत बड़ा सहयोग है। जो हायर मैथमेटिक्स है, उसका फिजिक्स को समझने में बहुत बड़ा योगदान है। फिजिक्स में और अधिक इन्वेंशन करने में मैथमेटिक्स एक टूल है, एक सहायक है फिजिक्स के लिए। यस, तो ये हमने समझा है बलों का एकीकरण, राइट। अब हम फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। उसमें भौतिकी के जो नियम हैं, उनकी प्रकृति कैसी है, भौतिकी के नियमों की प्रकृति। भौतिकी के नियमों की प्रकृति। देखिए, फिजिक्स में हम जिन नियमों को स्थापित करते हैं, वो नियम लागू कहां होंगे, उनका कार्यक्षेत्र क्या है, आपको पहले ही बताया गया था। पूरा यूनिवर्स, जो नियम है वो एक स्थान विशेष के लिए लागू नहीं होते। नियमों की रचना इस प्रकार से होती है कि वो सब जगह लागू हो सके। तो सार्वत्रिक नियमों की स्थापना करना ही फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण गुण है। जैसे गुरुत्वाकर्षण नियम है, न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम है, वो पूरे ब्रह्मांड को समझने के लिए बहुत उपयोगी है। घटना क्या थी, एप्पल गिरा नीचे, इस घटना से इन्होंने एक गुरुत्वाकर्षण नियम की स्थापना की, और उस नियम के आधार पर खगोलीय घटनाओं की व्याख्या की जा सकती है। इस ब्रह्मांड का जो स्थायित्व है, किस प्रकार से पिंड ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, किस तरह सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। तो इन सबको अगर समझना है तो गुरुत्वाकर्षण नियम को समझना होगा। तो एक नियम किस तरह से प्रकृति की व्याख्या कर रहा है, और वो नियम सार्वत्रिक है, सब जगह एप्लीकेबल है, कहीं भी उसका अपवाद नहीं है।
राइट। तो नियमों की संरचना फिजिक्स में इस प्रकार से होती है कि वो सब जगह लागू हो सके। और फिजिक्स के इस प्रकार के जो नियम हैं उन्हें फंडामेंटल नियम कहते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस कहते हैं, जो लास्ट वीडियो में हमने समझा था। देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट अगर भौतिकी में नियम है वो ऊर्जा संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, ये ऐसे नियम हैं जो सर्वत्र लागू होते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो क्या कहता है? देखिए, जो संरक्षण नियम क्या है? संरक्षण, कोई घटना है, कोई घटना हो रही है, उस घटना से पहले और उस घटना के पश्चात कुछ भौतिक राशियां नियत रहती हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होता है। तो जिन राशियों में परिवर्तन नहीं होता है सब जगह, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक घटना की है, सभी घटनाओं के लिए अगर ऐसा होता है तो उसमें से एक ऊर्जा संरक्षण का भी नियम है। ऊर्जा संरक्षण का नियम सभी घटनाओं में लागू होता है। संवेग संरक्षण का नियम प्रकृति का मूलभूत नियम है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम प्रकृति का मूलभूत नियम है। तो यहां पर आवेश संरक्षण का नियम भी प्रकृति का एक मूलभूत नियम है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं ऊर्जा संरक्षण, किसी घटना से पहले जो ऊर्जा है और उस घटना के पश्चात जो ऊर्जा है वो समान रहती है। यानी ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं। प्रीवियस क्लासेस में आपने ये डेफिनेशन पढ़ी है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो संरक्षण शब्द से तात्पर्य ये है कि पहले जो कुल मान था बाद में भी कुल मान उतना ही रहता है। तो ये नियम कहलाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो इसमें आपने 10th क्लास में गुरुत्वाकर्षण के अधीन किसी वस्तु को गिरते हुए इसकी सभी बिंदुओं पर ऊर्जाओं का अध्ययन किया था। इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर अगर कुल ऊर्जा देखी जाए तो वो नियत रहती है। जैसे यहां से आप किसी वस्तु को लेकर गए h ऊंचाई पर, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा mgh होती है। अब इसे आप अगर छोड़ेंगे नीचे तो स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी, क्योंकि ऊंचाई जैसे अगर यहां है तो यहां ऊंचाई कम है, जैसे ये h हो गया, ये h1 h डैश मान लो, ये mg h डैश। लेकिन इस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा कम हो चुकी है, परंतु इसमें कौन सी ऊर्जा आ चुकी है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग mgh से नियत रहता है, करेक्ट। और जब ये वस्तु पृथ्वी को टकराती है तो संपूर्ण ऊर्जा इसकी गतिज ऊर्जा के रूप में होती है, स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी। जस्ट टकराने से पहले की बात करें, टकराने के पश्चात इसकी ऊर्जा लॉस हो जाती है और ये रेस्ट में वस्तु गिर जाती है, करेक्ट। तो यहां पर हमने देखा ऊर्जा संरक्षण का नियम। यहां पर हमने वायु प्रतिरोधों को नगण्य माना कि बीच में जो वायु है, अगर वायु माध्यम में भी अगर हम बात करें तो वायु से घर्षण में जो ऊर्जा जा रही है वो ऊर्जा, अगर हम उस ऊर्जा को काउंट करें तो कुल ऊर्जा नियत रहेगी। यानी वहां जो ऊर्जा स्थानांतरित हुई है वो कौन सी ऊर्जा थी? इस ऊर्जा का कुछ भाग ही था। कुल भाग ऊर्जा का क्या रहता है? नियत रहता है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। और ऊर्जा संरक्षण का नियम मूलभूत नियम है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं। ये तो एक एग्जांपल लिया हमने स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु का। अगर हम नाभिकीय घटनाओं की बात करें तो वहां पर भी ऊर्जा संरक्षित रहती है। वहां द्रव्यमान ऊर्जा, आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है E=mc², उसका यूज करते हुए हम घटना से पूर्व और घटना के पश्चात कुल ऊर्जा ये प्रदर्शित कर सकते हैं कि नियत रहती है, करेक्ट। तो ये है ऊर्जा संरक्षण का नियम। दूसरा हम बात करते हैं संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण,
तो ऊर्जा संरक्षण में आपने देखा कि कोई नियम अगर यहां लागू हो रहा है तो मंगल ग्रह पर भी लागू होगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम मंगल ग्रह पर भी लागू होगा, मून पर भी लागू होगा, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में ये नियम लागू होगा। तो ये एक सार्वत्रिक नियम है। तो यहां क्या समझाने की कोशिश की गई है कि भौतिकी के नियम सार्वत्रिक, राइट। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं संवेग संरक्षण का नियम। किसी घटना से पहले, जैसे टक्कर की हम बात करें, दो पिंडों की टक्कर हो रही है आपस में और ये टक्कर होकर अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, तो टक्कर से पूर्व कुल संवेग P1 मान लीजिए, कुल संवेग, और टक्कर के पश्चात मान लीजिए P2। P1 का मान P2 के तुल्य होता है। टक्कर से पूर्व इन दोनों का कुल संवेग टक्कर के पश्चात कुल संवेग के तुल्य होता है। यही नियम संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। नाभिकीय भौतिकी घटनाओं में जब एक रेडियोएक्टिव नाभिक जिससे अल्फा बीटा गामा उत्सर्जित होते हैं, उन परिघटनाओं में भी संवेग संरक्षण नियम लागू होता है। दो वस्तुओं की टक्कर होती है, वहां भी संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। देखिए ये जो फंडामेंटल नियम है इतने इंपॉर्टेंट है कि नाभिकीय भौतिकी में जो नवीन कण हैं वो ऊर्जा संरक्षण और संवेग संरक्षण के आधार पर ज्ञात किए गए हैं। बहुत सारे हम कणों की हम बात करते हैं, नवीन कण जो खोजे जाते हैं वो ऊर्जा संरक्षण और संवेग संरक्षण को मैनेज करते हुए प्राप्त होते हैं। क्योंकि किसी परिघटना में अगर आप देखें ऊर्जा का संरक्षण हो रहा है और ऊर्जा के संरक्षण के लिए आपको एक अलग कण की आवश्यकता है, वहां पहले हाइपोथेटिकली एक कल्पना करते हैं कि एक कण होना चाहिए जो इस समीकरण को संतुष्ट करे। तो वहां पर एक कण की परिकल्पना पहले मैथमेटिकली की जाती है, गणित के तौर पर की जाती है, और उसके पश्चात हम देखते हैं लैबोरेटरी में, प्रयोगशाला में एक कण हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये नियम नवीन कणों की खोज करने में भी बहुत उपयोगी है। तो प्रकृति के जो फंडामेंटल स्थापित नियम है उससे हम और अधिक चीजें भी जान सकते हैं। तो होपफुली आप ये पॉइंट समझ रहे हैं। फर्स्ट वीडियो जो आपका फर्स्ट चैप्टर के जो वीडियोस हैं इनको आप देखें, और जो फर्स्ट चैप्टर है उसके जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको आप रीड करें, और आई एम डैम श्योर कि बहुत सारी चीजें आपको उसमें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि वो एक सिलेबस की समरी है, प्रस्तावना है कि आप क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, फिजिक्स का गुण क्या है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है कि आपको ये समझना है कि भौतिकी का नेचर कैसा है, किस प्रकार गणित इसमें सहयोग करती है, किस प्रकार मैथमेटिक्स इसमें सहयोग करती है, भौतिकी के नियमों की रचना किस प्रकार से की जाती है, भौतिकी क्या है, भौतिकी में हम अध्ययन किन टॉपिक्स का करते हैं, ये सब चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है। यही आपको जानना है। आपको उसमें साइंटिस्ट के नेम रटने की आवश्यकता नहीं है, नियमों को रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे उसमें एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं कि इस साइंटिस्ट ने ये किया, इस साइंटिस्ट ने ये किया, तो उसमें डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं। ओनली आपको ये समझना है व्हाट इज फिजिक्स, भौतिकी क्या है। यस, तो फर्स्ट चैप्टर तो हम यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। होपफुली आप उसको रीड करेंगे, वर्ड टू वर्ड रीड करें एंड वॉच माई वीडियोज, और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें है, और बहुत ही आगे के लिए जो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सेकंड चैप्टर, एक आधार है। सिलेबस का पार्ट आपका चैप्टर सेकंड से ही स्टार्ट होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।